चलो, कंटिंजेंट लायबिलिटी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी डाउटफुल लायबिलिटी, ऐसे लायबिलिटी मे बी और मे नॉट बी। अब हम लोग बारोड कैपिटल पढ़े, करंट लायबिलिटी पढ़े, वो सब लायबिलिटी अपने को पे करना ही है, पर ऐसा लायबिलिटी जो अभी श्योर नहीं कि पे करना है। से एग्जाम्पल मिस्टर अजय साहब बारिश में अपने पत्रे में प्लास्टिक डालने के लिए चढ़ रहे थे, अपने पत्रे प्लास्टिक डाल रहे थे, उतरते समय दूसरे का पत्ता तोड़ दी। अब पत्ता तोड़ दे, इसके दिमाग में चल रहा है कि उसको पत्ता देना पड़ेगा पैसा। अभी सोच रहा है कि नहीं अंकल अच्छे हैं, मान जाएंगे, जानबूझ के थोड़ी तोड़ा। तो ये दैट मींस टू माइंड, मांगे तो देना पड़ेगा, या तो फिर अंकल सोचेंगे हमारे जानबूझ के नहीं किया, चल छोड़ भाई ओके। पर आज के जाने में कौन जानबूझ के छोड़ा, जानबूझ के नहीं किया रहेगा सोचने वाला। वो तो ये बोले जानबूझ के किया है, कैसा भी किया पैसे दे रहा। डाउटफुल लायबिलिटी मे बी और मे नॉट बी। ऐसा कोई केस है जो कोर्ट में चल रहा हो, अब कोर्ट किस तरह फैसला देगा क्या मानो, दैट इज डाउटफुल। सच लायबिलिटी इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज नॉट अ एक्चुअल लायबिलिटी। सच लायबिलिटी मे बी और मे नॉट बी पेएबल। तो ऐसे लायबिलिटी जो शायद देना पड़ेगा और शायद नहीं भी देना पड़ेगा 50-50 केसेस में। Hence it is shown, जब आप एक्चुअली पे करना है तो मुझे कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। फिर तो लॉन्ग टर्म और लिखेंगे या तो फिर हम लोग मतलब लोन फंड में और करंट लायबिलिटी में। देखिए ऐसे लायबिलिटी जो अभी क्लियर ही नहीं है कि पे करना है कि नहीं, उसको वी कैन राइट इन द बैलेंस शीट, वी विल राइट आउटसाइड द बैलेंस शीट। Hence it is shown outside the balance sheet as a note। जब हम बैलेंस शीट ड्रॉ करें उसके नीचे लिखे नोट, और नोट में शो करना पड़ेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टैक्स करो, उसमें क्वेश्चन दिया था तो उसके नीचे पॉइंट ए बी का कैसे नोट दिया था, प्रेफरेंस डिविडेंड आइडिया फॉर 3-4 ईयर, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसे लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा आएगा, the liability which is shown outside the balance sheet is called as contingent liability। लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के बाहर से हो रहा है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर एक्चुअल लायबिलिटी होता तो इनसाइड द बैलेंस शीट आएगा। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के 6 एग्जाम्पल है। पहला क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एट डेब्ट। क्लेम अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के खिलाफ किसी ने क्लेम किया है और मैं खिला ठोक रहा था, उधर कुछ गिर गया, उन्होंने हमारे खिलाफ केस किया है, उसने केस किया, मैं सुन लूँ, मैं भी तो डिफेंड अपना डिफेंड करूंगा। तो अभी तक नॉट एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब अप्रूव्ड, एक्नॉलेज मीन्स अप्रूव्ड। डेब्ट यानी कर्ज, अभी तक ये साबित नहीं आपको मेरा कर्ज है मुझे देना पड़ेगा। सामने वाले ने क्लेम के लिए बोला है, क्लेम करना मतलब मेरा हर्जाना भर के दो। क्लेम अगेंस्ट कंपनी, मेरे खिलाफ, अगेंस्ट कंपनी मीन्स अगर मेरी कंपनी है तो हमारे कंपनी के खिलाफ किसी ने क्लेम किया है और अभी तक ये साबित नहीं, एक्नॉलेज मतलब अप्रूव नहीं हुआ है क्या, तो मेरा डेब्ट कर्ज है। तो बस अभी उसने क्लेम किया है, जब तक वो अप्रूव्ड है, हाँ वो अप्रूव्ड हो गया कि हाँ ये मेरा कर्ज लायबिलिटी है, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट। लेकिन जब तक अप्रूव नहीं होता है, that will be right outside the balance sheet as a contingent liability। Okay, तो आएगा claim against the company not acknowledged debt is called as, is called a contingent liability। एक अलग ऑप्शन है, इतना ही ऑप्शन देगा। claim against the company not acknowledged debt, पहला ऑप्शन दिया रहेगा borrowed fund, दूसरा दिया current liability, तीसरा दिया short term borrowing, चौथा दिया contingent liability, contingent liability। एरियर ये तो हो गया था आपने इसके अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। एरियर था क्यूमुलेटिव डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 3-4 साल से एरियर आउटस्टैंडिंग है। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। तब क्या प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, ये दोनों ऐसे डिविडेंड जो कंपलसरी नहीं होते कि पे करना ही है। अगर कंपनी में प्रॉफिट हो तो पे होगा, और तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देगा। देयर इज नॉट 100% श्योर यू हैव टू पे दैट, मे बी और मे नॉट बी। ये भी नहीं कि प्रॉफिट हो गया तो कंपनी कंपल्सरी देना ही पड़ता है।
समटाइम कंपनी बोले भाई हमारा प्लान है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, वी कांट पे दिस ईयर डिविडेंड, क्या पुलिस चौकी जाओगे? वी कांट गो एनी। तो एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड। तीसरा बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड और ऑनर। 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर था, ट्रावर ड्रॉवी। अब मान लो मैंने बिल साइन कर दिया ड्रॉवी मिस्टर टमाटर वाले पे, बिल ड्रॉ कर दिया और ये बोले साहब कि मैं मार्च में पैसे दूंगा, लेकिन मुझे अर्जेंट चाहिए था तो मैंने पैसे बैंक से ले लिया डिस्काउंट करा के। अब बैंक किसके घर पे जाएगा मार्च में? सोहेल के घर पे, ठीक है ना। अब जब तक मार्च नहीं आता और सोहेल जब तक बैंक का पेमेंट नहीं करता है तब तक मेरे दिमाग में दिल धड़कता रहेगा, क्योंकि अगर सोहेल ने बैंक को पैसे नहीं दिया तो बैंक बोले भाई सोहेल क्या, मैं तो 19 को दिया हूँ, मैं 19 से लूंगा। इसका मतलब जब तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक मेरे दिमाग में तो रहेगा कि मुझे बैंक को देना है। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड एनी ऑनर। ऑनर मतलब ड्रॉवी ने पेमेंट किया टाइम पे तो ऑनर हो गया। जब तक ड्रॉवी पेमेंट नहीं करता है तब तक वो ड्रॉवर के ऊपर बर्डन है कि ड्रॉवर को पेमेंट करना है। आप बैंक से पैसे, बिल डिस्काउंट मतलब बिल बैंक में गिरवी रख के पैसे ले लिए हो और आप बैंक को बोले भाई आपका ये 100 ड्रॉवी है, वो पेमेंट करेगा आपको। अगर ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक वापस किस पर जाएगा? ड्रॉवर के पास जाएगा। तो जब तक ड्रॉवी पेमेंट नहीं करता तब तक बर्डन किसको है? अब ऐसा गारंटी कि ड्रॉवी पेमेंट नहीं करेगा, कर भी सकता है, ओके। अगर उसने ऑनर किया तो मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, बट अगर वो डिजॉनर हो गया तो पे। तो इधर पे दोनों ऑप्शन है, इट मे बी ऑनर और इट मे बी द डिजॉनर। दैट्स व्हाई क्या होता है? कंटिन्यूअस लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन द पार्टली पेड शेयर। सो इन्वेस्टमेंट तो एसेट से लायबिलिटी कैसे होएगा? कैसे होएगा? तो बोल रहा हूँ कृष्णा जी, बोले मास में का आवाज धीरे धीरे आता है। इन्वेस्टमेंट इन द पार्टली पेड शेयर। अब कंटिन्यूअस लायबिलिटी कैसे? मान लो अगर 10 रुपए का शेयर था और आपने खरीदा इन्वेस्टमेंट है, दूसरे कंपनी से हम लोग खरीद रहे हैं और 10 में से आपने 8 रुपए पे किया है, 2 रुपए बाकी आपका अनपेड अमाउंट, ओके। मान लिया हमने तो शेयर अपने XYZ कंपनी का खरीदा है, XYZ कंपनी का शेयर 10 रुपए का शेयर था और आपने 8 रुपए में खरीद लिया, मतलब 8 रुपए पेड किया अभी, तो 2 रुपए क्या आ गए? अनपेड। अगर कंपनी वो XYZ कंपनी ने मेरे को कॉल किया कि साहब आप 2 रुपए पे कीजिए और मैं नहीं पे किया तो XYZ कंपनी ने से डिमांड किया 2 रुपए भाई साहब आप 100 को पे करो और मैं 2 रुपए नहीं देता हूँ तो क्या होगा? क्या कैसे करेंगे? कौन करेगा? कौन सा? XYZ करेगा। XYZ कंपनी अगर मैं 2 रुपए नहीं पे करूंगा तो XYZ मेरे शेयर को फॉरफीचर कर देगा। तो मुझे उस 8 रुपए को बचाने के लिए ये 2 रुपए तो पे करना है ना, यानी पे करना है पे। मेरे दिमाग में ऐसा भी चल रहा है कि कंपनी हो सकता है बोनस शेयर दे दे, पार्टली पेड शेयर बोनस, बोनस होता है आपके कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर इनटू फुली पेड बाय इशूइंग द बोनस। तो कंपनी अगर बोलेगा सर आपको ये जो 2 रुपए था वो कंपनी बोनस दे रहा है, यानी मेरे बदले कौन पैसे दे रहा है? कंपनी खुद ही दे रहा है, तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। ये 2 रुपए जो आपका अनपेड है, अगर कंपनी ने कॉल किया तो आपको पे करना है, अगर कंपनी ने बोनस दे दिया तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। मे बी और पे नॉट भी बनता है, इस पे वो 2 रुपए क्या मेरे लिए कंटिन्यू है। तो अनपेड अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जितना पैसा दिया हो तो पे किया, अगर मुझे वो 8 रुपए बचाना है तो उसके लिए मुझे 2 रुपए देना ही पड़ेगा, है ना। और अगर लग रहा है मेरे को कि एकदम कंपनी वर्ष में हो गया, वर्ष है तो मतलब कंपनी को रिवाइव करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब मैं 2 रुपए नहीं दूंगा, जानते 8 रुपए डूबी गया, 2 रुपए तो बचेगा। लेकिन लग रहा है कि कंपनी रिवाइव होएगा, रिवाइव होना मतलब
फिर से वो खड़ा होएगा लगड़ा के डाले, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यार मैं 2 रुपये देने का सोचूं अभी कि मेरा 8 रुपये उधर फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इन द पार्ट। तो बहुत सारे बच्चों से इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है सर। वो इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड वाला बोला मैंने, और जो अनपेड अमाउंट है दैट वन विल बी द मे बी और मे नॉट बी। क्यों? ठीक है, अगर डिमांड किया तो यू हैव टू पे, और अगर डिमांड नहीं किया उसने कंपनी ने बोनस दे दिया तो वो मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द मे बी और मे नॉट बी। And then a capital contract not yet executed. Capital contract not yet executed. Execute मतलब implement होना। अब कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट क्या? मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, इंडिया में तो ये कल्चर नहीं है, बाहर देशों में। मान लो मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया और बोला भाई आपको 24 महीने में बना के देना है, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट 24 महीने में कंप्लीट करके नहीं दिया, तो वो बाहर देशों में रूल होता है कि आप 10% फाइन लगेगा, 20% आपको उस कॉस्ट का फाइन पेनल्टी पे करना है ना। हमारे देश में भी काश ऐसा रूल होता तो सारे प्रोजेक्ट टाइम पे होते। तो दैट्स व्हाई कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एग्जीक्यूटेड। कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया और अभी तक उसको पूरा नहीं किया, और अगर मैं वो डेडलाइन में नहीं पूरा करूंगा तो क्या आएगा? पेनल्टी चार्ज होगा। या हो सकता है कभी कभी हम लोग अगले 6 से एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसमें वर्ड होता है रिटेंशन मनी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, उसके भुजान तो है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर में क्या उनसे अगर कोई है कुछ ना एक्सपीरियंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, मान लो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग क्या करेंगे 1,60,000 या 1,50,000 तक ही पेमेंट करेंगे, 40-50,000 रोक के रखेंगे। तो पूरा काम कंप्लीट कर दिए ना तो उसके 2-3-4 महीने के बाद देंगे। अगर मान लो बीच में खराब हो गया तो जो पैसे रोक के रखे हैं उसमें से एडजस्ट करेंगे। दैट इज रिटेंशन मनी। तो ऐसे याद ये है। तो दैट मीन्स क्या कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो गारंटी क्या नहीं किया है मतलब टाइम पे कंप्लीट नहीं होएगा। मे बी अगेन आपने 24 महीने में कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हो सकता है आप टाइम में पूरा कर दो, और हो सकता है नहीं भी पूरा हो। दैट्स व्हाट इज एंड लास्ट वन है प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर बाय डायरेक्टर। जो लोग एसपीडेंट रहेंगे, अगर डिविडेंड डिक्लेयर डायरेक्टर तो करता है, लेकिन उसको एजीएम मीटिंग में अगर शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तब तो उसको देना ही पड़ेगा, कैंसिल नहीं कर सकते। डायरेक्टर ने प्रपोज किया, प्रपोज करना मतलब रिकमेंड करता है कि हाँ भाई इस साल 20% डिक्लेयर डिविडेंड। उसके एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल मोहर शेयर होल्डर ने लगा दिया तो लगा दिया, फिर वो पत्थर की लकीरें देना ही है। लेकिन शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया, अगर डायरेक्टर ने किया तो हो सकता है उसको शेयर होल्डर लोग क्या कर सकते हैं, कहते भाई नहीं इस साल डिविडेंड नहीं चाहिए, कंपनी को बोले आप एक्सपांड करो, इम्प्रूव करो। तो डायरेक्टर के डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड कैंसिल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के अच्छा भी क्या कहते हैं, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर बाय द डायरेक्टर एंड रिकमेंड और अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। फॉल्स। शेयर होल्डर ने अगर अप्रूव कर दिया तो फिर कंटीजेंट वो रियल लायबिलिटी है। डायरेक्टर ने खाली किया है तो शायद वो कैंसिल भी हो सकता है बाद में, इसमें क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी। ये 6 एग्जाम्पल है किसके कॉल की सर चल भाई बहुत इंपॉर्टेंट सुना पहले इंपॉर्टेंट नोट फॉर रिगार्डिंग फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का। पहला केस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। बड़ा सुनना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस आप रीड कर रहे हो और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन दिख रहा है
अब वो खाली डेप्रिसिएशन वर्ड दिया हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या समटाइम रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, कैसे भी क्रेडिट साइड रिजर्व दिख रहा हो, इसका मतलब होता है आपका जो असेट्स है ना, असेट अपीयरिंग एट कॉस्ट। अब असेट एक होता है ना डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू 10,000 असेट्स है, कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन 1,000, तो 9,000 क्या रहेगा डब्ल्यूडीवी। अब हम लोग ये पता लगाना है कि वो जो अमाउंट एसेट्स का वो डब्ल्यूडीवी है कि कॉस्ट है, दैट्स वाई सब रूल होता है। तो क्या रूल है, पहला रूल क्या, अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल वर्ड, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, या ओनली खाली डेप्रिसिएशन भी दिया, लेकिन किस साइड, क्रेडिट साइड दिया है। जब भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड दिया है, इसका मतलब जो असेट्स उधर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इट मीन द असेट अपीयरिंग एट कॉस्ट, तो असेट का प्राइस क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है। जैसे एग्जांपल ले लो, ट्रायल बैलेंस दिया, डेबिट साइड में मशीनरी 1 लाख दिया है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया क्रेडिट साइड में। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड अपीयर हो रहा है, मतलब जो 1 लाख वो क्या है, कॉस्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अंडर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 गिवन and the assets 1 lakh. This 1 lakh represent dash cost price, और फंड आएगा this 1 lakh will be shown under the dash column. इस 1 लाख को कहाँ लिखना पड़ता है, ग्रॉस ब्लॉक के ओपनिंग वैल्यू, मैं आपको बना के दूंगा उसका कॉलम, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब जो असेट्स का प्राइस दिया रहेगा उसको हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, ग्रॉस ब्लॉक के ओपनिंग बैलेंस का कॉलम है, उसमें 8 कॉलम आएगा, 8 और 9 कॉलम आता है, तो किस कॉलम में लिखना पड़ता है, तो ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस। आई थिंक ग्रॉस ब्लॉक का मैं टैक्स के टाइम में बता था, ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बाद, ग्रॉस ब्लॉक टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट। तो क्या लॉजिक है, अगर डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट साइड दिखता है, इसका मतलब जो असेट्स है, डेबिट साइड जो दिख रहा है असेट्स, वो क्या है, कॉस्ट पे दिया हुआ है, और वो कॉस्ट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड तो दिया रहेगा और डेप्रिसिएशन डेबिट साइड भी दिख रहा है, और तो दोनों साइड डेप्रिसिएशन दिया रहेगा। यहाँ तक खाली डेप्रिसिएशन एक साइड दिया था, जब क्रेडिट साइड दिया रहेगा जिसका मतलब वो असेट्स क्या है, कॉस्ट पे है। ओके, तो ये असेट कॉस्ट पे है, तो ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग बैलेंस, और इसको 60,000 को कहाँ लिखेंगे, डेप्रिसिएशन कॉलम अप टू द लास्ट ईयर के कॉलम में, अप टू लास्ट ईयर का कॉलम होता है उधर लिखेंगे। ये वाले केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, इसका पहले मतलब क्या है कि जो आपका असेट्स है वो कॉस्ट पे है। अब इसको शो कहाँ पे करना है, कॉलम आपको नोट में, तो 1 लाख को शो करें हम लोग ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस, और 60,000 को कहाँ पे शो करेंगे, डेप्रिसिएशन कॉलम पर, कौन से लास्ट ईयर वाले। Now second case में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ऑन द क्रेडिट साइड और डेप्रिसिएशन आल्सो गिवन ऑन द डेबिट साइड, मतलब डेप्रिसिएशन बोथ साइड है। ओके, अब रूल, पहले रूल के हिसाब से इसको मैं हाइड करता हूँ कुछ देर के लिए, तो क्या ये पहले जैसा बन गया, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड दिया ना, वो रिजर्व वर्ड देने तो इससे मतलब डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड दिया ना, इसका फिर 2 लाख क्या रहेगा, फिर कॉस्ट प्राइस रहेगा उस हिसाब से रूल से, बराबर ना। 2 लाख रुपीज कॉस्ट पर, तो कहाँ लिखेंगे इसको लोग, ग्रॉस का। अब फर्क है, अब अगर मैं इसको हाइड करता था तो ये कहाँ लिखते थे, डेप्रिसिएशन कॉलम अप टू द लास्ट, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन इस साइड भी दिख रहा है, डेबिट साइड भी, तो डेप्रिसिएशन अगर डेबिट साइड में रहेगा, दोनों साइड रहेगा, इसका मतलब जो 80,000 है ना, इसमें 10,000 भी इंक्लूड है, करंट ईयर का भी इंक्लूड है। समझ आया इसका मतलब क्या था, डेबिट साइड नहीं था ना, जब डेबिट साइड नहीं है डेप्रिसिएशन, मतलब ये जो 60,000 खाली ओनली लास्ट ईयर तक का होता है, इसलिए तो अप टू द लास्ट ईयर तक का है। लेकिन डेप्रिसिएशन अगर डेबिट साइड में भी रहेगा, मतलब ये जो 80,000 है उसको ब्रेक करता हूँ मैं, 70,000 लास्ट ईयर का था और 10,000 रुपए करंट ईयर का। तो वेन द डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में दिया रहेगा, इसका मतलब वो क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है उसके अंदर करंट ईयर का अमाउंट क्या है, इंक्लूड है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं।
अब ये 70 कहाँ लिखोगे, अप टू द लास्ट ईयर में, और ये 10,000 को करंट ईयर में, तो टोटल मिला के 80,000 रुपये क्लोजिंग में आएगा, इंक्लूडिंग करंट डेफिसिट, क्लोजिंग बैलेंस डेफिसिट कॉलम। जब डेफिसिट अभी बना हुआ शीट अभी कैसा आता है, अप टू द लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड क्लोजिंग। इस केस में कहाँ लिखेंगे, अप टू द लास्ट ईयर वाले। ये केस में कैसे करेंगे, 80,000 था उसको ब्रेक कर दूंगा तो 70,000 लिखूंगा मैं अप टू द लास्ट ईयर में, 10,000 करंट में, तो टोटल क्लोजिंग में 80,000। ऐसा कॉलम भरना रहेगा। ये दोनों समझ में क्या बोल रहा हूँ, तो 50,000 डेफिसिट क्रेडिट साइड में गिवन ओनली, इसका मतलब एसेट आपका कॉस्ट पे है, तो एसेट को ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग कॉलम में, और ये डेप्रिसिएशन को अप टू द लास्ट ईयर के कॉलम में। डेप्रिसिएशन दोनों साइड अगर दिया रहेगा तो एसेट तो ओपनिंग में लिखेंगे ग्रॉस ब्लॉक, बट डेप्रिसिएशन का क्या, ये क्या है, करंट ईयर का कॉलम में, करंट ईयर के कॉलम में। और 80,000 टोटल इंक्लूड करंट ईयर भी है, इसका मतलब उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग में लिखेंगे। तो 70 कैसे आया, तो लॉजिक अप्लाई, 80,000 है टोटल, उसमें 10,000 करंट ईयर का, तो मतलब बाकी का 70,000 लास्ट ईयर का था। ओके, ये दो केस हो गए। तो पहला केस में डेप्रिसिएशन ओनली गिवन ऑन क्रेडिट साइड, सेकंड केस में रहेगा डेप्रिसिएशन गिवन ऑन बोथ साइड्स। तो जो डेबिट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट ईयर। क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन गिवन ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, द डेबिट अमाउंट इज सोल्डेड एज करंट ईयर डेप्रिसिएशन, and the credit वाला क्या रहेगा, it include the current ईयर, मतलब क्लोजिंग टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, और भी सर फर्स्ट दो पार्ट क्या किया हम लोगों ने, पहले तो क्या क्या डेप्रिसिएशन अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, तो डेप्रिसिएशन मींस एसेट अपीयर एट कॉस्ट, तो एसेट को हम लोग ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एंड डेप्रिसिएशन को अप टू द लास्ट ईयर। सेकेंड केस था डेप्रिसिएशन अपीयर बोथ साइड, तो अगेन वो जो कॉस्ट है वो तो एसेट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे है, ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग। लेकिन जो डेबिट साइड का डेप्रिसिएशन वो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का कॉलम लिख देना, और जो क्रेडिट साइड है उसमें करंट ईयर इंक्लूड है, तो टोटल हम लोग क्लोजिंग में लिख सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकते हैं। 80,000 था तो आपने 70 और 10 किया, और वो 70 लिखेंगे अप टू लास्ट ईयर में, और 10,000 करंट में, तो टोटल मिला के 80,000 क्लोजिंग में। ओके, अब तीसरा केस है, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में है कहीं नहीं, तो फिर ये जो 10 लाख रुपए फर्नीचर दिया है क्या, फिर दैट फिक्स ऐसे आप पेइंग एज WDV। अगर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में नहीं रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में नहीं है, इसका मतलब जो एसेट्स का अमाउंट है क्या, कौन सा अमाउंट होता है, WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के आफ्टर का प्राइस दिया है। अब इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, नेट ब्लॉक में। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा सब कैसे कॉलम क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में नहीं है, एट ऑल साइलेंट है, डेप्रिसिएशन है ही नहीं क्रेडिट साइड में, इसका मतलब फिर एसेट को कहाँ लिखना है, नेट ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, WDV बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तीसरा केस था क्या, जब डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, तो फिर वो एसेट को समझने कौन सा अमाउंट हो, WDV। फोर्थ केस है, इफ डेप्रिसिएशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। अब ये इस तरह के केस है, मतलब क्रेडिट साइड पे तो नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में है। अब क्रेडिट साइड में नहीं है, उसके साथ लॉजिक कनेक्ट करो पहले। क्रेडिट साइड में नहीं है ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में नहीं है, इसका मतलब क्या एसेट अपीयर है, WDV। वो एक से करेंगे, पहला दूसरे का कॉम्बिनेशन है वो, अभी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन। इधर क्रेडिट साइड नहीं है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड नहीं है ना, और अगर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड नहीं है मतलब एसेट WDV होता है, तो कहाँ लिखेंगे, नेट ब्लॉक में। और डेप्रिसिएशन डेबिट साइड दिया है, सेकंड वाले देखो याद करो, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड दिया, इसका तो करंट ईयर का है, एक करंट ईयर का, कहाँ लिखेंगे इसको, करंट ईयर कॉलम में। ठीक है ना, दोनों साइड दिया रहता है तो क्लोजिंग में लिखेगा डेप्रिसिएशन, यानी इसमें करंट ईयर इंक्लूड है, लेकिन अभी तक क्रेडिट साइड दिया ही नहीं है, खाली डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका तो फायदा कहाँ लिखना है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन के कॉलम में। और ये 50,000 क्या है,
WDV है नेट ब्लॉक के कॉलम में. ओके, एंड अब लास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट. If provision for depreciation not given in the adjustment, अब provision for depreciation ट्रायल में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? एडजस्टमेंट के अंदर दिया रहेगा. Then we can calculate cost. अगर एडजस्टमेंट में provision for depreciation दिख रहा है तो हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं. उसके लिए अप्लाई करना है फॉर्मूला WDV प्लस provision for depreciation. वो दोनों को ऐड करके कॉस्ट फाइंड करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लो, ट्रायल में दिया है डेबिट साइड में व्हीकल 50,000, क्रेडिट साइड है क्या? नहीं. तो फिर ये अमाउंट क्या है? कॉस्ट प्राइस. इधर देखो, ये कैसे ना क्रेडिट साइड में नहीं दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है. क्या WDV है? इधर डेप्रिसिएशन तो नहीं दिया, इधर नहीं दिया ना. मैं क्या कहीं लिखा हूँ, प्रोविजन डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा. कहाँ रहेगा? एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट में, तभी मैं खाली ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ. इधर है क्या? नहीं. तो फिर ये क्या है? WDV है. ये WDV अमाउंट है, बराबर. और आपका एडजस्टमेंट में क्वेश्चन जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग तो दिया रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 व्हीकल. ठीक है. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर दिया है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 और WDV 50,000. ये फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं हम लोग. तो कॉस्ट इक्वल टू WDV प्लस प्रोविजन डेप्रिसिएशन. तो 50,000 WDV है और 5,000 ये डेप्रिसिएशन है ना प्रोविजन. कितना आ गया? 55. ठीक है. अब सुनिए, कॉस्ट तो मिल गया अपने को. इसको कहा लिखेंगे? ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग बैलेंस. ये अमाउंट को ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग बैलेंस. अब ये डेप्रिसिएशन दो टाइप के होते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दो टाइप की, या तो अप टू द लास्ट ईयर रहेगा या तो क्लोजिंग रहेगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दो ही टाइप के रहेंगे, या तो अप टू द लास्ट ईयर रहेगा या तो फिर क्लोजिंग रहेगा. अप टू द लास्ट क्लोजिंग और अप टू द लास्ट कौन बताएगा कैसे रहेगा? अगर दो प्रोविजन डेप्रिसिएशन दो रखते हैं, या तो अप टू द लास्ट ईयर होता है या तो क्लोजिंग होता है. मालूम कैसे पड़ेगा कि अप टू लास्ट ईयर क्लोजिंग है? अगर करंट ईयर भी डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, इस साइड भी दिया, दोनों साइड डेप्रिसिएशन दिया जाता है. सेकेंड केस, डेप्रिसिएशन दोनों साइड दिया रहेगा, इसका मतलब जो क्रेडिट साइड वाला है वो क्लोजिंग है. अगर दोनों साइड डेबिट साइड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, इसका तो क्रेडिट साइड जो है वो अप टू द लास्ट ईयर है. यहाँ देखो डेबिट साइड, अभी देखो ये डेबिट साइड दिया हुआ है, इसका तो एक करंट है. इधर पे डेप्रिसिएशन होता है ना, इधर या कहीं पे भी डेप्रिसिएशन होता, जिसमें में भी होता तो मतलब क्लोजिंग होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन डेबिट साइड दिया है. डेप्रिसिएशन डेबिट साइड भी रहेगा तो जो प्रोविजन उसमें डेबिट वाला इंक्लूड है. डेप्रिसिएशन डेबिट साइड ने खाली क्रेडिट साइड दिया है तो वो अप टू द लास्ट ईयर. दोनों डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो क्रेडिट साइड का डेप्रिसिएशन अप टू द मतलब क्लोजिंग होता है. खाली क्रेडिट साइड दिया रहेगा इसका तो वो अप टू द लास्ट ईयर. सीधा देखो, इधर डेबिट साइड दिया है क्या? नहीं. तो बताइए डेप्रिसिएशन कौन सा है? अप टू द लास्ट ईयर. इफ डेबिट साइड डेप्रिसिएशन, तो जो प्रोविजन रहेगा वो क्लोजिंग रहेगा. इफ डेबिट साइड डेप्रिसिएशन नहीं है तो जो प्रोविजन रहेगा क्या रहेगा? अप टू द लास्ट ईयर. ये अप टू द, कैसे पोस्ट करोगे सब? इस अमाउंट को कहाँ लिखेंगे हम लोग? अप टू द लास्ट ईयर के कॉलम में. ये 55 कहाँ चलाएगा? ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग. ओके. ये 5 अलग अलग एग्जाम्पल कर लिए. देखिए तो कुछ दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है? अरे तो मालूम नहीं. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो 5 एग्जाम्पल अलग केसेस का किए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या एक्चुअली? हम लोग 12th में या अभी तक एस फॉर बीकॉम फाइनल अकाउंट कैसे करते थे? फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 10,000 मान लेते, तो आउटर कॉलम में लिखते थे 90,000. बराबर है. अब सपोज 2015 का बैलेंस शीट है. ये 2015 का जो बैलेंस शीट है यही बैलेंस है 2016 के लिए ओपनिंग हो जाता है. इसके अंदर जो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखी ना बैलेंस शीट में हम लोग, मतलब बाय नहीं मतलब क्लोजिंग स्टॉक मान लो 5,000, यही 2016 के लिए ओपनिंग स्टॉक रहेगा. तो करंट ईयर का बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आता है? सारे आइटम्स में का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है. इसका मतलब 2016 का जब बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं, उसमें मशीनरी कितना लिखूंगा? 90,000 लिखूंगा. बराबर ऐसा लिखेंगे हम लोग. अब मान लो अगर 2016 का कोई बैलेंस शीट किसी अननोन व्यक्ति देख रहा है या गवर्नमेंट इंक्वायरी करने के लिए आया देख रहा है,
ये मशीन 90,000 का है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या इस इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ेगा मशीन का रियल वैल्यू कितना है या रियल कॉस्ट यानी कितने में खरीदा था? नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट 90,000 दिख रहा है, बस वो 2016 की वैल्यू दिख रहा है, बट मशीन रियली में कितने में कॉस्ट में खरीदा था नहीं मालूम पड़ेगा। अब उसमें ये कितना था, 1 लाख था और 10,000 डिफरेंस था ना, 90,000। इसी को हम लोग टीवाई में कैसे शो करते हैं कंपनी अकाउंट में, मशीनरी यहाँ लिखूंगा पूरा 1 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। इसका मतलब हुआ कि अब तक उस मशीन पे कितना डिफरेंस चार्ज हो चुका है, 10,000। इससे हमको दोनों आइडिया मिलेगा, कॉस्ट कितना है 1 लाख, उसका डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, रियल वैल्यू कितना बचा है 90,000। गुड, 1 लाख कॉस्ट है, उस पर 10,000 डिफरेंस हो गया है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा रियल वैल्यू बताओ तो मैं बताऊँ 90,000, तो पूछे मेरा कॉस्ट कितना है 1 लाख। तो प्रोविजन को मेंटेन करने से फायदा क्या होता है, उस मशीन का कॉस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। अदरवाइज नॉर्मली एसवाई बीकॉम का हमने जो किया वो डेप्रिसिएशन लेस करके डायरेक्ट नेट अमाउंट दिखाते, अब वो अगले साल का जो 90,000 सोएगा। फिर अगर मान लो 90,000 हो गया तो फिर उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किए 80,000, तो 2017 में खाली 80 दिखेगा, ओके ना, उसका कॉस्ट नहीं दिखेगा। देखिए जब अगर 2017 में मुझे दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाऊंगा मैं, 1 लाख रुपीज, भाई देखना था उसको डालना इधर में भी था, ये 1 लाख रुपये कॉस्ट डालूंगा और डेप्रिसिएशन यहाँ लिखूंगा 20,000, मालूम क्यों, 2015 का 10,000, 2016 का 10,000 और 2017 में आ गया हूँ। तो इसका मतलब जो भी पढ़ने वाला रहेगा वो बोलेगा यस 1 लाख कॉस्ट है, उसका अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है 20, तो रियल वैल्यू अब कितना है उसका 80। दैट्स हाउ द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्ट होता है। तो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन मींस द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज अप टू द लास्ट ईयर, पिछले साल तक अब तक। अभी 2017 का बैलेंस शीट है, इसका तो 2016 तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है 20,000 हो गया, ठीक है ना। So provision of depreciation means the total depreciation charge up to the last year, and it is very helpful to express the assets at a cost price in the balance sheet. इस मेथड से फायदा क्या होता है कि असेट्स को आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, कॉस्ट पे लिख सकते हो, ओके ना। सो जनरली बैलेंस शीट डज नॉट शो द कॉस्ट पर। नाम हम लोग जो एसवा बीकॉम तक अभी तक जितने भी अकाउंट किए फाइनल अकाउंट का, उसमें कहीं कॉस्ट ऐसा नहीं शो करता है डेप्रिसिएशन अलग से, वो डायरेक्टली नेट वैल्यू शो होता है। तो बैलेंस शीट डज नॉट शो द कॉस्ट ऑफ असेट्स, इट जस्ट शोज डब्ल्यूडीवी असेट्स। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई करने से फायदा क्या है, आप कॉस्ट भी शो कर सकते हो, प्रोविजन ही, और अगर कोई मेरे से पूछेगा डब्ल्यूडीवी तो उसका माइनस करके डब्ल्यूडीवी बता देंगे हम लोग, ओके। बस ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैटर्स फाइनल।